Hello students, this is my lecture 2 of atoms and molecules, and today we will do some numericals based on law of conservation of mass. हमने अपनी जो लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर 1 था उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टडी किया था. सो आज हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको जो पिछले टॉपिक्स है वो ब्रीफली मैं उसको रिवाइज़ कराऊंगा. तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था. लास्ट क्लास में एक तो हमने पढ़ा था ये पढ़ा था कि एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स ने यहाँ पर क्या वर्क किया था इन दिस चैप्टर. तो देखिए यहाँ पर उसको मैंने रिवाइज़ कराने के लिए, एक नए तरीके से रिवाइज़ कराने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक स्क्रीन पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं. ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो आपका गोल्ड सरफेस का डायग्राम है. ये गोल्ड सरफेस का माइक्रोस्कोपिक व्यू, गोल्ड सरफेस का माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ पर लिया गया है. ठीक है, तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे, अगर मैं बात करूँ कि ये क्या है, ये जो आप अपने ये जो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, इसको जो है इसको बोलते हैं हम पदार्थ, PADARTH पदार्थ बोलते हैं इसको, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मैटर, MATTER. तो जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, महर्षि कनाद की मैं बात कर रहा हूँ. इंडियन फिलोसोफर्स जो थे महर्षि कनाद, उन्होंने ये टर्म यूज की थी पदार्थ, किसके लिए, ये जो आप स्क्रीन पे ये जो आप देख रहे हैं जो गोल्ड की सरफेस है यहाँ पर. ठीक है, और जो ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, ठीक है, और ल्यूसिपस, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी क्या, आपका मैटर. ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में छोटे छोटे पार्टिकल्स है. देखिए ये रहा, अगर मैं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जैसे ये रहा, ये, तो ये सभी स्मॉलेस्ट यूनिट हैं किसकी, गोल्ड. जो मैटर यहाँ पर हमने लिया है, जो मैटर लिया है, जो पदार्थ हमने लिया है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो ये जो है यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो यहाँ पर इन स्मॉलेस्ट यूनिट को इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या कहा था, महर्षि कनाद की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इनको कहा था इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद ने परमाणु. और जो ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, उन्होंने कहा था इसको एटम, एटम. ठीक है, तो दोनों का ही अगर मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन फिलोसोफर्स की बात कर रहा हूँ, महर्षि कनाद हुए आपके, कत्यायामा हुए आपके, ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करता हूँ, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, सभी का कॉन्सेप्ट यही था कि आपके पास ये जो मैटर है, ये जो आपके पास मैटर है, ये जो आपके पास मैटर है या जो पदार्थ है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइड करते करते आपको लास्ट में जाकर के एक स्टेज आएगी जिसमें आपको उस मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी. ठीक है, जिसके बाद फर्दर डिवीजन नॉट पॉसिबल, फर्दर डिवीजन इजंट पॉसिबल, उसके बाद डिवीजन फर्दर पॉसिबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दीज फिलोसोफर्स. इन फिलोसोफर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट आपको मिलेगी, इसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है. और इस स्मॉलेस्ट यूनिट को जो है परमाणु या फिर एटम इन्होंने प्रोनाउंस किया था. ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है कि जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं और ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उन्होंने इस चैप्टर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, जो कि आपको याद रखना है. 9th क्लास में बहुत से टीचर्स इस पे क्वेश्चंस आपके देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. देखिए जो नेक्स्ट जो टॉपिक था जो हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें हम कर चुके हैं, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अंटवान एल लेवोइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट डेटा के बेस पर ये जो लॉ है वो बताया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इस बार मैंने फिर डिफरेंट एग्जांपल लेकर के इसको समझा रहा हूँ. देखिए यहाँ जो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाने के लिए जो एग्जांपल लिया है, मैंने लिया है यहाँ पर, मैंने लिया है कैल्शियम क्लोराइड, इसका मैंने एक्वा सॉल्यूशन लिया है. और मैंने यहाँ पर लिया है सोडियम सल्फेट, इसका मैंने एक्वा सॉल्यूशन लिया है. और दोनों की मैंने क्या कराई है, केमिकल रिएक्शन मैंने कराई है. दोनों की जब मैंने केमिकल रिएक्शन कराई है तो मुझे केमिकल रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, एक तो मिला मुझे कैल्शियम सल्फेट सॉलिड
प्रेसिपिटेट मिला और एक मुझे मिलेगा 2NaCl एक्वस। ठीक है, एक मुझे NaCl एक्वस यहाँ पर मिला है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका कैल्शियम क्लोराइड ये कलरलेस होगा, जो सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है ये भी कलरलेस होगा, और जो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है ये भी कलरलेस होगा, और जो कैल्शियम सल्फेट है इसका मुझे वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, वाइट PPT। और इसका मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ। देखिए ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप केवल तभी अप्लाई करोगे जब कोई केमिकल चेंज होगा, फिजिकल प्रोसेस में आप इसको नहीं यूज़ करोगे, केमिकल प्रोसेस में ही आप इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस में ये अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी में हमने आप देख रहे हैं कि इसमें एक तो कॉनिकल फ्लास्क लिया है, ये जो है दिस इज़ कॉनिकल फ्लास्क, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कॉनिकल फ्लास्क है, और कॉनिकल फ्लास्क और एक आपके स्मॉल टेस्ट ट्यूब है जिसको आप इग्निशन ट्यूब भी बोलते हो, स्मॉल टेस्ट ट्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन ट्यूब भी बोलते हैं। तो देखिए क्या क्या है, पहले हमने जो है जो कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क में मैंने क्या लिया है, कॉनिकल फ्लास्क में मैंने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और क्या लिया हुआ है जो स्मॉल टेस्ट ट्यूब है इग्निशन ट्यूब, इसके अंदर मैंने कैल्शियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड को जो टेस्ट ट्यूब है उसको मैंने कॉनिकल फ्लास्क में रख करके और उसको मैंने ऊपर से कॉर्क की हेल्प से उसको बंद किया हुआ है, कॉर्क की हेल्प से उसको मैंने बंद किया हुआ है, ये कॉर्क है ऊपर की साइड। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसका वेट किया, तो जो वेट मुझे मिला इस पूरे कॉम्बिनेशन का वो मुझे मिल रहा है 84.31 ग्राम। तो मुझे स्टार्टिंग में जो वेट मिल रहा है यानी कि बिफोर रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, दैट टोटल वेट बिफोर केमिकल रिएक्शन, तो आप देख रहे हैं वो कितना है, मुझे मिल रहा है 84.31 ग्राम। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद आप देख रहे हैं हमने क्या किया, उसके बाद मैंने जो है टेस्ट ट्यूब को शेक किया कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, जिससे क्या होगा, जिससे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एक्वा सॉल्यूशन है और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन है वो आपस में रिएक्ट कर जाए, मिक्स हो जाए, और मिक्स करने के बाद क्या करें, वो रिएक्शन करें और आपको जो है न्यू प्रोडक्ट आपको मिले, NaCl यहाँ पर आपको मिलेगा और कैल्शियम सल्फेट आपको एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा, केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, आपने क्या किया, इसको यहाँ पर शेक किया, शेक करने के बाद केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन से आपको मिल रहा है NaCl और कैल्शियम सल्फेट जो कि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, फिर दोबारा इसका वेट किया, तो आप देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वेट जो है अगेन 84.31 ग्राम है, टोटल वेट आफ्टर केमिकल रिएक्शन कितना है, 84.31 ग्राम है। और यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि ये जो रिएक्टेंट है इनका जो टोटल मास होगा बिफोर रिएक्शन वो इक्वल होगा जो रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, इन प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा उसके इक्वल होगा। दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर एक डिफरेंट एक्टिविटी लेकर के मैंने इसको समझाया कि रिएक्शन से पहले आप देख रहे हैं, रिएक्शन से पहले जो वेट आ रहा है 84.31 ग्राम आ रहा है और रिएक्शन के बाद जो वेट आ रहा है वो भी आपका 84.31 ग्राम ही आ रहा है। अब यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि रिएक्शन से पहले जो वेट है वो 84.31 ग्राम आया है और जो रिएक्शन के बाद जो वेट है वो भी 84.31 ग्राम आया है, कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप देख रहे हैं कि कंपाउंड्स बदल गए, पहले आपके पास था CaCl2, फिर आपका हो गया CSO4, आपके पास था Na2SO4, आपको मिल गया NaCl। तो जब आपके कंपाउंड्स बदल गए तो वेट सेम कैसे रहा। तो देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग में आपने क्या लिया, स्टार्टिंग में आपने लिया CaCl2 एक्वस, स्टार्टिंग में आपने क्या लिया, CaCl2 एक्वस। ठीक है, ये क्या है, ये आपको देगा Ca2+ एक्वस, ठीक है, और 2Cl- एक्वस। ठीक है, और आपने क्या लिया, आपने लिया Na2SO4 एक्वस। ठीक है, Na2SO4 एक्वस, ये क्या देगा, ये देगा आपको 2Na+ एक्वस। ठीक है, और ये आपका SO4 2 नेगेटिव एक्वस। तो ये आपका बिफोर केमिकल चेंज है, ये बिफोर केमिकल रिएक्शन है। अब आपको रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है, रिएक्शन के बाद आपको मिल रहा है NaCl एक्वस, रिएक्शन के बाद आपको मिल रहा है 2NaCl एक्वस मिलेगा यहाँ पर। तो ये क्या मिलेगा आपको मिलेगा 2Na+ और प्लस 2Cl- एक्वस, 2Na+ एक्वस
2Na प्लस एक्वस और प्लस 2Cl माइनस एक्वस। और क्या मिलेगा आपको रिएक्शन के बाद? रिएक्शन के बाद आपको मिलेगा CaSO4 सॉलिड। CaSO4 सॉलिड इसका पीपीटी मिल रहा है। अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी आपका Ca2 प्लस एक्वस, ठीक है, और SO4 2 माइनस एक्वस, SO4 2 माइनस एक्वस का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो अब अगर आप ध्यान दें कि ये मैंने कहा ये आफ्टर रिएक्शन है, दिस इज़ आफ्टर प्रोसेस, आफ्टर रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन से पहले आपके पास क्या था, रिएक्शन से पहले आपके पास था Ca2 प्लस, रिएक्शन के बाद भी क्या है आपके पास Ca2 प्लस, रिएक्शन से पहले क्या था 2Cl माइनस, रिएक्शन के बाद आपके पास क्या है 2Cl माइनस, रिएक्शन से पहले क्या था आपके पास 2Na प्लस, रिएक्शन के बाद क्या आपके पास 2Na प्लस, रिएक्शन से पहले क्या था SO4 2 नेगेटिव, रिएक्शन के बाद क्या है SO4 2 नेगेटिव। तो देखिए बेशक ये आपके रिएक्टेंट हैं जो कि रिएक्शन से पहले थे, CaCl2 एक्वस और Na2SO4 एक्वस, और ये आपके प्रोडक्ट हैं जो आपको रिएक्शन के बाद मिलेंगे 2NaCl एक्वस और CaSO4 सॉलिड। लेकिन हुआ क्या है, पार्टिकल्स नहीं चेंज हुए हैं, पार्टिकल्स CaCl2 के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो है Ca2 प्लस 2Cl माइनस, प्रोडक्ट में भी आपके यही प्रेजेंट है, केवल क्या हुआ है, कैटायंस और एनायंस एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हुई है, ठीक है, आपने टर्म 1 में पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है, कैटायंस और एनायंस एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन पार्टिकल्स नहीं बदले। Ca2 प्लस पहले भी था और Ca2 प्लस बाद में भी है, और जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। Cl माइनस पहले भी था और Cl माइनस बाद में भी है, और जितना स्टार्टिंग में होगा उतना ही बाद में होगा। तो जो पार्टिकल्स पहले प्रेजेंट थे, रिएक्शन से पहले प्रेजेंट थे जो पार्टिकल्स, वही पार्टिकल्स रिएक्शन के बाद प्रेजेंट है और सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ भी हमने क्या कर रखा है, इसको कोर्क से बंद किया हुआ है, कोर्क से बंद किया हुआ है। तो जो यहाँ पर वेट आपको मिल रहा है 84.31, वो इन पार्टिकल्स का वेट है, Ca2 प्लस Cl माइनस Na प्लस SO4 2 माइनस, इनका वेट है। और रिएक्शन के बाद भी आप देख रहे हैं कॉर्क से बाहर कुछ नहीं निकला है, ठीक है, सब कुछ कोर्क के अंदर इस कॉनिकल फ्लास्क में बंद है। तो वो जो पार्टिकल्स जो स्टार्टिंग में थे वही पार्टिकल्स यहाँ पर है, Na प्लस Cl माइनस Ca2 प्लस SO4 2 माइनस, वही पार्टिकल्स यहाँ पर है और सेम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो ये एटॉमिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल में मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्यों सही है, क्यों रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो वेट है, जो रिएक्टेंट का टोटल वेट होगा और जो प्रोडक्ट का टोटल वेट है वो सेम क्यों आ रहा है, उसके पीछे रीज़न आपका ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यस, आज का हमारा टॉपिक था, हमें न्यूमेरिकल्स करने थे, ठीक है, हमें न्यूमेरिकल्स करने थे। किसके न्यूमेरिकल्स करने थे? हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स करने थे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चीज़ आप पढ़ पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम है, सॉरी यहाँ पर 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है Na2CO3, और ये कितना दिया हुआ है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड मीन्स CH3COOH आपको दिया हुआ है 6 ग्राम इथेनोइक एसिड। द प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है 2.2 ग्राम, वाटर आपको मिल रहा है 0.9 ग्राम वाटर आपको मिल रहा है 0.9 ग्राम आपको वाटर मिल रहा है, और कह रहा है कि 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट का फॉर्मूला क्या होगा CH3COONA, दिस इज सोडियम इथेनोएट, ये कितना मिल रहा है 8.2 ग्राम आपको मिल रहा है। आगे कह रहा है कि शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल है करना, आप देख लीजिए कि टोटल मास कितना है बिफोर रिएक्शन। अगर मैं बात करूं ये रिएक्शन से पहले ये है आपके पास, तो आप कहेंगे कि टोटल वेट बिफोर रिएक्शन, बिफोर केमिकल रिएक्शन टोटल वेट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5.3 और 6, तो 5.36 कितना हो गया 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम। रिएक्शन के बाद टोटल वेट आप देख लेंगे 2.2, 0.9, 8.2 को ऐड कर देंगे, तो आप कहेंगे टोटल वेट आफ्टर केमिकल रिएक्शन, टोटल वेट आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो टोटल वेट आफ्टर केमिकल रिएक्शन कितना है, आप इसको ऐड कर दीजिए 2.2 प्लस 0.9 एंड प्लस 8.2, तो 4, तो ये आपका आ रहा है 11.4। इसका मतलब ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेट
सेम है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम लिया हुआ है और ये 5 ग्राम कैल्शियम इज बर्न इन 2 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको लिया हुआ है 2 ग्राम और वो कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड 7 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये केस 1 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि what mass of calcium oxide will be produced when 5 gram of calcium, अगेन दे रखा है कि 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज burnt with 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट यहाँ पर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये देखिए मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ पर रिएक्शन से पहले टोटल वेट कितना है, तो रिएक्शन से पहले टोटल वेट है 5 + 2 7 ग्राम और रिएक्शन के बाद टोटल वेट कितना, ये भी आपका 7 ग्राम ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर आपका अप्लाई हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 5 + 20 = 25 ग्राम, तो रिएक्शन से पहले अगर 25 ग्राम वेट है तो रिएक्शन के बाद भी आपका जो वेट आएगा कैल्शियम ऑक्साइड का वो 25 ग्राम ही आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मुझे केस 1 में बताया हुआ है। केस 1 में जो मुझे बताया हुआ है कि कैल्शियम 5 ग्राम है, ऑक्सीजन 2 ग्राम है, रिएक्ट करके 7 ग्राम CaO बना रहे हैं। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो केस 2 में भी मैं आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही इसका रिजल्ट फाइंड आउट करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट होगा, जो प्रोड्यूस होगी कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्या होगा, वो होगा 25 ग्राम। इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, स्टेट द लॉ। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में आप लिखेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ chemical reaction, that is total mass of all reactants before the reaction will be equal to total mass of all products after the reaction। तो ये यहाँ पर इसका स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए आगे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें ऑप्शन 1 दिया हुआ है कि 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैं इसका टोटल करके देख रहा हूँ कितना आ रहा है, 56 + 32 ये आएगा 8 और 8 ये आ रहा है 88 ग्राम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मुझे गिवन है 88 ग्राम और बाद में कितना दिया हुआ मुझे 44 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं हो सकता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों मास सेम होने चाहिए थे। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इलस्ट्रेट नहीं कर रहा है। मैं सेकंड ऑप्शन पे आ रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपको गिवन है 1.7 ग्राम और इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 0.365 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव्स सिल्वर क्लोराइड विच इज़ 1.435 ग्राम और प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 which is 0.63 gram. So in second option 1.7 gram of silver nitrate reacts with 0.365 gram of hydrochloric acid and produce 1.435 gram of silver chloride and 0.60 gram of HNO3. Let's check the law of conservation of mass. Okay, so इनको मैंने ऐड किया 1.7 एंड 0.365, तो मेरे पास आ रहा है 5 6 10 2, तो 2.065 ग्राम आ रहा है बिफोर रिएक्शन, जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का। आफ्टर रिएक्शन में देख रहा हूँ टोटल मास कितना है 1.435 और दिस इज 0.63, तो के कितना है 5 6 10 2 2.065 ग्राम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्शन से पहले जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का वो 2.065 ग्राम है और रिएक्शन के बाद भी कितना आ रहा है 2.065 ग्राम। इसका मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन सही है, दैट इट इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूँगा। देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन is heated in vacuum, 12 ग्राम ऑफ कार्बन is heated in vacuum and there is cool। उसके बाद पहले हीट किया, उसके बाद हीट एंड देन कूल, तो आपको कार्बन ही मिला
और वो मास में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पहले हीट किया फिर कूल हुआ, मास में कोई चेंज नहीं है, मतलब टोटल मास बिफोर द प्रोसेस इक्वल टू टोटल मास आफ्टर प्रोसेस। ये आपका थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद देखिए फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि आपके पास आइस है, H2O सॉलिड है, जो कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, और उसको आपने मेल्ट किया है, मेल्ट करके आपने बना लिया लिक्विड मतलब वाटर, और इसका मास भी कितना है 100 ग्राम। तो देखिए यहाँ भी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में 100 ग्राम है आइस, और बाद में जो मेल्ट करने के बाद वाटर आपको मिला है वो भी आपका 100 ग्राम है। तो क्या ये दोनों प्रोसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला जो मास है थर्ड ऑप्शन में ही पहले 12 ग्राम है, बाद में भी 12 ग्राम है। फोर्थ ऑप्शन में भी स्टार्टिंग में 100 ग्राम है, बाद में भी 100 ग्राम लिया हुआ है। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने आपको, अगर ध्यान हो, अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केवल तभी लगेगा जब आपके पास केमिकल चेंज होगा, जब आपके पास केमिकल रिएक्शन होगी। ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो आपके फिजिकल प्रोसेस हैं, फिजिकल चेंज है, फिजिकल प्रोसेस है। अब फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। फिजिकल प्रोसेस हम उनको बोलते थे जहाँ पर कॉम्पोजिशन सेम रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्पोजिशन कार्बन है और यहाँ भी कॉम्पोजिशन सी ही है, ठीक है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। ऐसे फोर्थ वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है वो H2O है कॉम्पोजिशन, और बाद में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपका H2O है। तो जहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहे, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो आपका होगा फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रोसेस, और वहाँ पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होगा। और इसीलिए मेरे थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। जो करेक्ट आंसर है वो मेरा क्या होगा, सेकंड, क्योंकि सेकंड में आपको न्यू प्रोडक्ट आपको मिले हैं तो वो एक केमिकल प्रोसेस होगा, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, केमिकल प्रोसेस होगा, और वहाँ पर जो स्टार्टिंग में मास है वो बाद वाले मास के सेम आ रहा है। इसका मतलब वो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में एक एक्टिविटी दी हुई है, और जो मैंने कल लेक्चर लिया था, पिछला जो लेक्चर लिया था उसमें उससे मैच कर रही है एक्टिविटी, सेम वही है कि यहाँ पर ये जो आपका इग्निशन ट्यूब है, इग्निशन ट्यूब में आपने क्या लिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है, और जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क जो है इसमें आपने लिया हुआ है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी जो कुछ देर पहले मैंने एक एक्टिविटी बताई थी वह ऐसे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आप इनका वेट करोगे, लिखा हुआ है प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर एंड टेक इट इन एन इग्निशन ट्यूब। Second, preparation solution of sodium sulfate in water and take it in a conical flask. Third, hang the ignition tube in the flask carefully so that the solutions do not get mixed. Starting में solution mix नहीं होने चाहिए. Put the cork on the conical flask as shown in figure. cork की हेल्प से आप क्या करेंगे, इस थ्रेड को टाइटली बंद कर देंगे जिससे कि दोनों आपस में मिक्स ना हो। उसके बाद क्या, weigh the flask with the contents carefully. यही जो है इसको आप वेट कर लोगे, जैसा अभी हमने एक्टिविटी में किया था, वेट को करके उसको नोट कर लोगे वेट कितना आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ टिल्ट एंड शेक फ्लास्क सो दैट बोथ द सॉल्यूशंस गेट मिक्सड। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस थ्रेड को पुल करेंगे, थ्रेड को बाहर की तरफ खींचेंगे, उससे क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब टिल्ट हो जाएगी और उससे जो मिक्सचर है वो इसमें आ जाएगा आपका कॉनिकल फ्लास्क में, इग्निशन ट्यूब से कॉनिकल फ्लास्क में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको गोल गोल घुमाएंगे, शेक करेंगे, शेक करने पे दोनों जो केमिकल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके आपको देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद लिखा हुआ वे अगेन, दोबारा वेट करेंगे। दोबारा वेट करोगे तो क्या होगा, कल हमने एक्टिविटी में क्या था लास्ट लेक्चर में, तो वेट करोगे तो सेम वेट आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच लॉ इज़ वेरीफाइड बाय दिस एक्टिविटी। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो टोटल वेट होगा सेम रहेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली एक्टिविटी है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, और एनसीईआरटी से एक्टिविटी ली हुई है, एनसीईआरटी में सेम एक्टिविटी गिवन है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनको मैं यही कहूँगा कि एक बार आप इनको, ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताया, इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा आप, ठीक है, रिवाइज़ कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। नोट करके इनको जो है आप खुद से सेल्फ आप करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपके जो आंसर्स हैं वो मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ जिसमें हम कुछ नया करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय।